दूसरा जो आ रहा है ना वो हमने स्टार्ट कर दिया आफ्टर द ब्रेक। तो इसमें मैंने आपको बेसिकली बताना है कि लीड कॉम्पनसेटर के 2-3 मेथड्स मैंने आपको सिखाए थे, पहले बताए थे। तो उसी चीज़ को अब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो सारे जो मेथड थे उससे हटके डिफरेंट एक मेथड है। बट दिस मेथड इज़ नॉट द आइडियल मेथड कि आप इसको यूज़ करें, आंखें बंद करके लगाएं, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं। इसकी अपनी अच्छी खासी लिमिटेशंस हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस मेथड। पहले मैं लीड कॉम्पनसेटर का एनालिटिकल मेथड का बताऊंगा, फिर देन विल आल्सो सी द पीआईडी कंट्रोलर। ये आपकी फिलिप्स हार्बर की बुक है जिसको मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं ये मेरे ख्याल से शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से। इसका चैप्टर नंबर 7 जो है ना उस पर भी हम हैं। देर आर डिफरेंट अदर वेज ऑफ डिजाइनिंग ऑल्सो, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट दोज डिटेल्स। देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग। बॉडी प्लॉट भी है, हमें थोड़ा टाइम मिले तो हम उसको भी पूरा कर लेंगे। नाइक्वेस्ट भी है। तो फेज लीड कॉम्पनसेटर जो है, लीड कॉम्पनसेटर की हम बात कर रहे थे तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बट नाउ विल टॉक अबाउट द एनालिटिकल मेथड। और ये पीआईडी कंट्रोलर भी अभी हमने देखना है। तो लीड विल टॉक अबाउट द लीड कॉम्पनसेटर फर्स्ट। फेज लीड डिजाइन, फेज लैग डिजाइन भी है, लीड डिजाइन भी है। ये सारे ये टॉपिक आप एक दफा बुक को भी खोल के देखें, गो थ्रू करें, तो ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो। ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल सी बातें हैं। एनालिटिकल फेस लीड डिज़ाइन, मैंने फेस लीड डिज़ाइन के मुख्तलिफ तरीके आपको बताए थे, बाइसेक्टर मेथड भी बताया था वो, जिसमें हम एंगल क्राइटेरियन सेट करते हैं, और एक और मेथड, और इस तरह के 2-3 मेथड्स हमने किए थे। नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ डिजाइनिंग फेज लीड कॉम्पनसेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जो फेज लीड कॉम्पनसेटर है उसका ये ट्रांसफर फंक्शन है, जीसी जो है इसका, A1S प्लस A0 अपॉन B1S प्लस के। अच्छा, अब ये जो जीसी है ये हमारे प्लांट वगैरह के साथ लगता है, यानी जीपी एक अलग से ट्रांसफर फंक्शन होगा, जो कि आपको ये नजर भी आ रहा है इस इक्वेशन में। जीपीएच ये गिवन नहीं है, लेकिन जीसी इस तरह का होता है, ये हम बना के लगाते हैं साथ। और साथ के भी एक है, पहले सिर्फ खाली के होता था, नाउ वी डोंट हैव के, वी इंस्टेड ऑफ के, इन एडिशन टू के वी हैव जीसी आल्सो। तो हम अपनी आसानी के लिए के जो है उसको यूनिटी अज्यूम कर लेंगे, ताकि उसको उससे तो जान छुड़ाए ना उसको डिजाइनिंग में। के को 1 कर देंगे, 1 सेट कर देंगे, क्योंकि वी आर डिजाइनिंग द कंट्रोलर, वी कैन हैव जो हमें सही रिजल्ट दे, के को हमने 1 कर दिया। बाकी फिर आपके पास ये पीछे जीसी का ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, इसमें हमने A1 A0 B1 निकालना है। ये निकाल लेंगे तो हमारा कॉम्पनसेटर लीड कॉम्पनसेटर डिजाइन हो जाएगा। तो वो डिजाइन इस तरीके से करना है कि इट फुलफिल सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, एंगल क्राइटेरियन वगैरह की जो होती है। तो हमें इस मेथड में कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव दिस फार्मूला फॉर अबिदस। अगर आप लोग चाहें तो उसकी तस्वीर ले लें। दिस इज ऑन पेज नंबर 272। 272 फिलिप्स हार्पर के जो एडिशन हम फॉलो कर रहे हैं बुक का, उसके 272 पे फेज लीड का दिया हुआ है। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यू A1 और B1 की निकालते हैं, लेकिन आपको जो है ना इसमें A0 अज्यूम करना पड़ता है। पैरामीटर्स 3 है और इक्वेशंस 2 हैं। सबसे पहले आपको एक डोमिनेंट पोल गिवन होगा, या आपको ओवरशूट और डैम्पिंग शैम्पिंग की चीजें दी होंगी, आपने उसमें से एक डोमिनेंट पोल कैलकुलेट करना होगा। बाय जो भी, मतलब कि हम ये डिस्कस कर चुके हैं, चीज़ नई चीज नहीं है आपके लिए। आपको डैम्पिंग क्राइटेरिया या कोई और पैरा रिक्वायरमेंट सिस्टम की गिवन होंगी, आप उस पर डोमिनेंट पोल कैलकुलेट करेंगे, और अगर डोमिनेंट पहले गिवन हो तो आपका काम आसान हो जाएगा इससे। दिस S1 इज द डोमिनेंट पोल। ये इसको हमने पोलर फॉर्म में एक लिहाज से लिख दिए। उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, S1 मॉड हो जाएगा, और उसका एंगल निकाल लें, बीटा उसका एंगल है, और ये आपने लिख दिया इस फॉर्म में। ठीक हो गया। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ S इनटू आवर GPH, जो आपको प्लांट गिवन है और H गिवन है, का जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसमें आप S की जगह पे S1 पुट कर दें और उसको सॉल्व करें। इट विल बिकम अ कॉम्प्लेक्स नंबर, and then that complex number has certain magnitude,
वो ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है मॉड ऑफ GPS1H ऑफ S1 करके, एंड द अदर थिंग इज द एंगल। तो एंगल उसका मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आप एंगल निकालेंगे तो आपके पास साइज का एंगल आ जाएगा और जीपीएच का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये आपके पास S1 का मॉड आ गया, उसका एंगल बीटा आ गया, आपके पास ऊपर लूप ट्रांसफर फंक्शन जीपी का जो है मॉड आ गया, और साथ में जो है साइज है उसका एंगल आ गया। अब ये आपके पास चार चीजें आ गई हैं। इसके बाद आपके पास हैं ये दो इक्वेशंस, और इसमें एक पैरामीटर आपको अज्यूम करना होगा ए नॉट का। ए नॉट आमतौर पे हम जो है ना डीसी गेन या स्टेडी स्टेडी देखें लिखा हुआ है इसमें। In addition to we assume the compensator DC gain, it's calculated from the steady state specification. तो steady state में क्या होता है कि S को हम जीरो सब्स्टिट्यूट करके ना जो steady state error आपको दिया हुआ है वो उस बेसिस पे A नॉट निकालते हैं। That's a separate problem. ये हमने इसको भी ज्यादा गहराई में नहीं देखा, तो लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि ये निकाला जा सकता है बेस्ड ऑन स्टडी स्टेट रिक्वायरमेंट जो गिवन होगी। वहां पे आप S0 अप्रोच की जीरो रख के लिमिट डाल के A नॉट निकाल सकते हैं। तो आपने एस ए नॉट निकाल लिया वहां से, ठीक है। इस सवाल में आपने ए नॉट अज्यूम किया, कि वैसे तो हम कैलकुलेट करते हैं बट हियर विल बी अज्यूमिंग ए नॉट। अब आपने ए नॉट अज्यूम करके छोटी वैल्यूज इसकी अज्यूम करें कोई, और इस तरह से अज्यूम करने का मैं बता दूंगा कि जो आपका जो है वो गेन उसकी वन निकल के आ रही हो, ठीक है। मतलब ये कि कहने का मकसद है कि ए नॉट की वैल्यू निकलती है स्टेडी स्टेट स्पेसिफिकेशन से अगर वो गिवन हो सवाल में तो, और अगर नहीं गिवन तो यू कैन अज्यूम सम स्मॉल वैल्यू ऑफ ए नॉट क्लोज टू वन समथिंग, उसको अज्यूम करेंगे और ए वन और बी वन आप निकालेंगे। ए नॉट अज्यूम करेंगे, ए वन बी वन निकालेंगे, हर चीज इसमें नोन है, सिर्फ ए नॉट एक आपने अज्यूम किया, बाकी चीजें आपने पीछे कैलकुलेट की हैं 751 और 752 के अंदर, और फिर से ए वन बी वन निकल आएगा और आपका कंपनसेटर डिजाइन हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, अब ये काम इस एग्जांपल को देखें, इसमें इन्होंने किया है, ये आपका प्लांट है जो कि सैटेलाइट का मॉडल बनाया हुआ है, एच इसका 1 है, डोमिनेंट पोल आपको ये दिया हुआ है, आपने इसका जो है कॉम्प्लेक्स से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल लिया, फिर आपने इसको जो है इसमें एस को इसमें ट्रांसफर फंक्शन में पुट किया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर बना, उसकी आपने जो है एंगल और मैग्नीट्यूड निकाल लिया। फिर आपने क्या किया कि ये साइन आपका जैसे 270 डिग्री आ गया, इन चीज़ों को आपने इसमें अपने ए नॉट को अज्यूम किया, arbitrarily choose the DC gain to be so and so। इस पर आप इसका A1 और B1 निकालेंगे। A1 आ गया 8/3, B1 आ गया आपका, आपने ए नॉट A1 8/3 रखा था, ठीक है, आर्बिट्ररली चूज किया था, और आपने ये कंपनसेटर अपना डिजाइन कर लिया, क्या फॉर्मूला लगाया और कंपनसेटर डिजाइन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि दिस इज नॉट द बेस्ट और द आइडियल मेथड। इससे जरूरी नहीं है कि आपको जो है सारी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स पूरी मिलें और आपका सिस्टम स्टेबल मिल जाए, आपको हो सकता है अनस्टेबल रिजल्ट सिस्टम का रिजल्ट मिल जाए, तो वी हैव टू टेस्ट इट, ठीक है। एज फार एज एग्जाम पेपर वगैरह के कंसर्न है तो जहाँ मैटलैब नहीं है तो आप टेस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, व्हेन यू हैव द ऑप्शन फैसिलिटी यू हैव टू टेस्ट इट आल्सो। टेस्ट करके देखते हैं रिस्पांस कैसा आ रहा है, फिर आप ए नॉट की वैल्यू को एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे, उस पर नई वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, तो देखें ये डीसी कॉम्पनसेटर गेन डिफरेंट की उन्होंने कॉम्पनसेटर डिफरेंट किस्म के डिजाइन किए हैं, और पोल की लोकेशन आई है और परसेंटेज ओवरशूट आई है इसमें, ठीक है, डिफरेंट परसेंटेज ओवरशूट आई है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं, इसको हम फाइन ट्यून करते हैं। सो एज इट इज मेंशन ओवर हियर इट्स आइटरेटिव प्रोसीजर, ठीक है, हम इसको फाइन ट्यून करते हैं। तो ये एक मेथड आपको मैंने बता दिए। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू दिस आर्टिकल, जो 272 पेज पे इक्वेशन दी हुई है और आर्टिकल दी है, फेज रीड का एनालिटिकल डिजाइन मेथड, इसको एक दफा पढ़ें समझें गो थ्रू करें लाजमी। अच्छा, अब आप आ जाएं फेज लैग कॉम्पनसेटर के ऊपर। फेज लैग कॉम्पनसेटर मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था क्लास में, अभी हम एनालिटिकल डिजाइन पे डायरेक्ट आएंगे। फेज लैग कॉम्पनसेटर ये वो होता है जिसके अंदर जो है आपका जीरो लैग कर रहा होता है, और उसकी एंगल कंट्रीब्यूशन है जीरो की वजह से, चूंकि पोल ज्यादा करीब होता है ओरिजिन के तो उसका एंगल बड़ा होता है, जीरो दूर होता है एंगल छोटा होता है, और जीरो की एंगल कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, पोल की एंगल कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है, तो देयरफॉर वी कॉल इट अ फेज लैग कॉम्पनसेटर। फेज लैग कॉम्पनसेटर जो है नेगेटिव एंगल में इजाफा करता है, मोर नेगेटिव बनाता है एक सिस्टम के एंगल को,
नुकसान इसका ये होता है कि इट शिफ्ट्स द रूट लोकस टुवर्ड्स द अनस्टेबल रीजन टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम इस शिफ्टिंग को कम से कम रखें, और वो कम से कम कैसे रखा जा सकता है, अगर आपका जीरो और पोल एक दूसरे के बहुत करीब हो, सो दैट द इफेक्ट ऑफ पोल्स एंगल एंड द इफेक्ट ऑफ जीरोस एंगल कैंसिल आउट ईच अदर। करीब करीब होंगे तो कैंसिल कर देंगे, तो हम उनको करीब करीब रखने की कोशिश करते हैं कि मसला भी हल हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। लाठी टूटने का मसला, या आप सांप मारने के चक्कर में ना लाठी तोड़ने वाला हिसाब है इसमें। If you are trying to achieve something, but the downside is that your root locus will get shifted towards right hand side towards the unstable region, which is लाठी टूटना, जबकि हमारा मकसद सांप मारना था। तो हम करीब करीब रखते हैं पोल और जीरो को, सो दैट के सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो वो जो अगर एंगल कंट्रीब्यूशन कोई हो भी रही है इसकी, तो वो स्लाइटली हो, रूट लोकस स्लाइटली जो है ना शिफ्ट हो, ज्यादा शिफ्ट ना हो अनस्टेबल रीजन की तरफ। तो हम रूट लोकस को नहीं छेड़ने देते। फेज लैग लीड कॉम्पनसेटेड डिजाइनिंग में और लैग कॉम्पनसेटेड डिजाइनिंग में जो बेसिक डिफरेंस है, जो फर्क है, वो ये है, इन लीड कॉम्पनसेटर वी फर्स्ट ऑफ ऑल सेट अ टारगेट, फिर हम डोमिनेंट पोल, हम उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं, ट्राई टू अचीव दैट बाय चेंजिंग द मॉडिफाइंग द रूट लोकस शेप ऑफ द रूट लोकस का शेप बदल देते हैं, सो दैट इट पासेस फ्रॉम द दैट डोमिनेंट पोल। ठीक है जी। लेकिन इस केस में हम ऐसा नहीं करते, हम रूट लोकस का शेप नहीं चेंज करते, जैसा भी होता है ना उसको एज इट इज रहने देते हैं, बट वी अचीव द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, वी ट्राई टू इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट। फेज लैग कंपनसेटर इज टाइप ऑफ बेसिकली पीआई कंट्रोलर तो की तरह की चीज़ है, तो वो हम स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, हम सिस्टम की टाइप बढ़ा रहे होते हैं, ये हमारा मकसद हो रहा होता है, बजाय इसके कि हम रूट फोकस चेंज कर दें। तो बाकी इसका जो है डिज़ाइन प्रोसीजर वगैरह की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा अभी इस वक्त। हम मैं डायरेक्ट आपको इक्वेशन पे ले जाता हूँ। इसका जो है ओके, पीआईडी कंट्रोलर पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं। पीआईडी कंट्रोलर जो है, दिस इज अ वेल नोन वेरी फेमस टाइप ऑफ कंट्रोलर। इसकी इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक एरर को हम मल्टीप्लाई करें प्रोपोर्शनल टर्म से, फिर उसके इंटीग्रेट करके मल्टीप्लाई करें के आई के साथ, और उसके डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करें के डी के साथ, इसका ट्रांसफर फंक्शन लें तो वी गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द पीआईडी कंट्रोलर। पीआईडी कंट्रोलर में तीन पार्ट्स हैं इसको, एक तो आपका जो है प्रोपोर्शनल पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक डेरिवेटिव पार्ट है। इसकी मिसाल ऐसे आप ले लें कि आप यू आर ट्राइंग टू हैंग ए पिक्चर ऑन दी वॉल, तो आप उसकी लोकेशन मालूम करना चाहते हैं मैं कहाँ रखूँ उसको। तो इसकी जो प्रोपोर्शनल पार्ट है उसका ये, अगर कोई दूसरा बंदा कोई कमांड्स दे रहा है और आप वो तस्वीरों को दीवार पर एडजस्ट कर रहे हैं, वो कहता है जी थोड़ा लेफ्ट पे करो, थोड़ा राइट पे करो, तो के पार्ट इस तरीके से है कि आप कितनी ज्यादा उसको मूव करेंगे, कितना बड़ी अमाउंट लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव करेंगे इसको, के जो है ये तयन करता है कि जब वो कहता है थोड़ा इसको लेफ्ट साइड पे करो, तो आप कितना ज्यादा मूव करेंगे उसको। ठीक है, तो जिस तरह से समझना है इस बात को। जो इसका डेरिवेटिव पार्ट है वो ये कहेगा कि कितना तेजी से मूव करेंगे, कहता है लेफ्ट करो तो आप कितनी तेजी से इसको लेफ्ट साइड पर मूव करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके लेके जा रहे हैं या बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं। ये तेजी और स्लो होना चाहिए प्रोपोर्शनल पार्ट, ये डेरिवेटिव पार्ट को करस्पॉन्ड करता है। और फिर उसके बाद जो उसका स्टेडी से जो सॉरी जो उसका इंटीग्रल पार्ट है, इसका ताल्लुक है स्टेडी स्टेट वैल्यू से, कि उसने कहा आपको कि आप तस्वीर को जो है ना 1 मीटर जो है लेफ्ट साइड में मूव करें। अब आप 1 मीटर लेफ्ट साइड पे ले तो गए, लेकिन एग्जैक्टली 1 मीटर के बजाय आपने ले जाके जो है ना 0.9 मीटर पे छोड़ दिया, उसको रोक दिया, या आप 1 मीटर से आगे ले गए। ठीक है, तो जो स्टेडी स्टेट वैल्यू है ना, इसकी एरर कितना है इसमें, जो हमारी रिक्वायर्ड डिजायर्ड वैल्यू है उसमें, और हमारी जो 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 रिक्वायर्ड लोकेशन है उसमें, और जो एक्चुअल लोकेशन उसमें फर्क कितना है। तो जो स्टेडी स्टेट बात है तो उसमें एरर जो है वो चीज जो है डिटरमिन करती है ये के आई वाला पार्ट। तो अगर आपका ऐसा कोई कंट्रोल प्रॉब्लम है वेर यू आर कंसर्न्ड अबाउट द स्टेडी स्टेट रिस्पांस, यू वांट टू हैव अचीव accurate response, you want to improve accuracy, then for that you use the PI controller, proportional integral controller आप यूज करेंगे इसके लिए। और जहां आपने जो है ट्रांजिएंट रिस्पांस को इम्प्रूव करना है, रिस्पांस स्लो है, ओवरशूट है, अंडरशूट है, इसको सही करना है, तो देन वी यूज द पीडी कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव पार्ट। यहाँ आपको कोई फास्ट रिस्पांस की जरूरत है, तो देन यू नीड टू यूज द पीडी कंट्रोलर फॉर दैट। तो अब ये जो पी डी और पी, इसका जो डिज़ाइन का मेथड है, इसके लिए हमारे पास
क्या कहते हैं, अच्छा ब्लॉक डायग्राम इसका देखते जाएं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फ्रॉम द पीआई कंट्रोलर। इसमें एरर एरर जो है, एरर फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव द एरर, जो कि आपकी डिजायर्ड आउटपुट और जो रेफरेंस इनपुट है, जो आपकी डिजायर्ड आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट है, दोनों के दरमियान जो फर्क है, वो आपका एरर है, वो जाता है इसमें पी के पी के अंदर से मल्टीप्लाई होकर जाता है। फिर दूसरी तरफ आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, के आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, के डी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इन सबको जमा कर रहे हैं। दैट constant makes the generates the signal MT that goes into the plant then। तो पीआई कंट्रोलर में के डी जो है वो जीरो कर दें तो वो पीआईडी में से तो वो के पी आई बन जाता है। इसी तरीके से अगर के डी को रहने दें और के आई को जीरो कर दें तो पी डी कंट्रोलर बन जाता है। अगर तीनों को ही रखें तो वो आपका पीआईडी बन जाता है। अब इसका कंट्रोलर की जो डिजाइनिंग है, हम एनालिटिकल पीआईडी डिजाइनिंग की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ओके, सो दिस थिंग इज ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन it's the same way, we need to have the dominant closed loop pole where we want to have the pole, जहाँ पर रखना चाह रहे हैं पोल को वो आपको पता होना चाहिए। तो वो हमारे केस में S1 है, उसको आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट कर दिया इनटू मैग्नीट्यूड एंड द एंगल, देन यू पुट दैट इनटू द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, GH के अंदर S की जगह आप उसको भर दें, वो सब्स्टिट्यूट करें, बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एंगल निकालें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, और उसके बाद आप जो है what you do is you have these two equations। हमारे पास के पी है, के आई है और के डी है, लेकिन इक्वेशन हमारे पास सिर्फ दो हैं। के आई जैसे कि हमारे पास कंप्लीट कंपनसेटर के केस में ए वो नॉट था, वो हम अज्यूम कर रहे थे या स्टडी स्टेट रिक्वायरमेंट से निकाल रहे थे, बिल्कुल यही चीज यहाँ पे फॉलो होगी। वी अज्यूम के आई एंड देन वी we find out ki on the basis of some other design criteria, and then we use that value here in these equations, और इससे हम जो है फिर kp और kd की वैल्यूज निकालते हैं। तो आप ये वैल्यूज के आई की अज्यूम करेंगे, इन इक्वेशन में डालेंगे, केपी केडी से डिजाइन होकर निकल आएगा इसमें से। दिस इज आल्सो अ वे ऑफ डिजाइनिंग। पहले जो आपने प्रोसीजर वगैरह देखा है ना, काफी इसमें एंगल निकालते हैं, फिर ये करते हैं, फिर वो करते हैं, इसमें सिंपली यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, बट द डाउनसाइड इज दैट ये आपको हर दफा जो है ना सही रिजल्ट नहीं देगा, यू हैव टू चेक इट। ये जो है हो सकता है डिजाइन रिक्वायरमेंट्स पूरी ना कर रहा हो या कोई और शॉर्टकमिंग आ जाए, तो आफ्टर दैट यू हैव टू चेक इट, इट्स सिमुलेट द रिस्पॉन्स, उसका स्टेप रिस्पॉन्स वगैरह निकालना पड़ेगा आपको, फिर जाके आप किसी जो है वो नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि जी आपने जो निकाला है ये रिजल्ट सही आ रहा है। तो वी अज्यूम सम वैल्यू ऑफ के आई, नॉर्मली वेरी स्मॉल वैल्यूज ऑफ के आई 0.1 इस तरह करके वो इस इक्वेशन में डालते हैं, केपी के डी निकाल देते हैं इसमें से। तो लेट्स सॉल्व एन एग्जांपल हियर। इसमें जो है वो ये कहता है कि इसमें उन्होंने जो आपको टाइम कांस्टेंट और जीटा की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, इससे आप जो है ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव दैट इक्वेशन ऑफ गामा में होनी चाहिए आपकी, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे बीटा ओमेगा एन। अंडर डैम्प्ड सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल्स आपको तभी मिलेंगे ना, जीटा तभी आपको मिलेगा जब आपका अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स है, कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं उसके। तो आप उसे पोल्स बना लेंगे अपने, डोमिनेंट पोल निकल आए आपके, के जी पी एच इन्होंने आपको ये चीज बता दी है। देन यू हैव दीज पोल्स, you have the angle and the magnitude, इसका एंगल मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया। देन यू विल पुट दिस इनटू योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, जीएच के अंदर आप डालेंगे इसको, और उसमें से आप इसको क्या कहते हैं, इसका जो वैल्यू होती है गेन और उसका जो एंगल है साइ, वो आप कैलकुलेट करते हैं इसमें से। इन्होंने तो यहाँ पे एंगल क्राइटेरियन को सेट कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वाली इक्वेशन में 772 के अंदर डालते हैं आप इसको, साइ निकालते हैं और ये मैग्नीट्यूड पे निकालते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में इस्तेमाल होता है आगे। अच्छा, अब ये इस चीज को इन्होंने एक और तरीके से किया हुआ है। यहाँ पर जो है ना, इसको वी नो रिपीट द डिजाइन यूजिंग दी एनालिटिकल प्रोसीजर। तो हम एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो हम ये भी इसको इसके हिसाब से करेंगे।
सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू निकाली, फिर आपने ट्रांसफर फंक्शन में इसको डाला, उसकी वैल्यू एंगल मैग्नीट्यूड निकाला, फिर आपने फॉर्मूले में डाला, इसमें के आई को आपने अज्यूम किया, ठीक है, के आई आपने वैल्यू अज्यूम करनी है इसकी। तो इन्होंने कितनी वैल्यू अज्यूम की है, लेट मी सी। फॉर्मूला जो है आपका, इन्होंने ये वैल्यू अज्यूम की है इसकी। तो यू विल अज्यूम सम वैल्यू ऑफ के। अब वो ये स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस के हिसाब से आती है, लेकिन आप लोग अभी इतने डिटेल में ना जाए, बस ये के आई को अज्यूम करें एंड के पी के डी की वैल्यूज निकाल लें इसके बेसिस पे। दिस विल गिव यू द डिजाइन। अच्छा, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज ये है कि इन्होंने पीडी कंट्रोलर डिजाइन करने का कहा है, ठीक है। तो फॉर पीडी कंट्रोलर वी विल अज्यूम के आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो के आई की जरूरत ही पेश नहीं आएगी। अब ये जो फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है इसका, इसमें आप के आई को 0 अज्यूम करेंगे, देन यू विल गेट के पी एंड के डी वैल्यूज डायरेक्टली, ठीक है। पीडी कंट्रोलर निकालने का कहा है ना, पीआईडी नहीं कहा। तो जब उसने पीडी कहा है तो के आई जो इंटीग्रल पार्ट है 0 होगा, तो के आई को आप 0 रख देंगे, और यू इवन डोंट नीड द नॉन जीरो वैल्यू। तो के आई को 0 रख के आप उसकी के पी के डी की वैल्यूज निकालेंगे, आपका जो है पीडी कंट्रोलर डिजाइन हो जाएगा सीधे सीधे इससे। सिंपल, फॉर्मूले में वैल्यूज रखी और रिजल्ट आ गया आपके पास। देन यू टेस्टेड, डज दैट गिव द रिक्वायर्ड वैल्यूज। आप उसका रूट लोकस ड्रॉ करेंगे, जो आपका कंट्रोलर डिजाइन हो जाएगा पूरा, इसको आप प्लांट के साथ लगाएंगे, और फिर आप उसका रूट लोकस बनाएंगे, उसको ओपन लूप फंक्शन कहेंगे। जो कंट्रोलर है उसको जीएच के साथ मल्टीप्लाई करा के, यानी कि इफ यू कम बैक है, ये के है ना, के को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। ये आपका जीएच है 1/s s+2, और जो आपने बनाया है आगे जीसी, वो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है, अ, वो आप इसके अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके जो आपका ओपन लूप फंक्शन बनेगा उससे आप जो है वो इसका जो आपका कंट्रोलर बनेगा, दिस विल बी द फॉर्म ऑफ दैट कंट्रोलर। 8 + s, 2s + 8, के पी प्लस के डी एस, ये ट्रांसफर फंक्शन जीसी का होता है। तो आप इसको इस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ऊपर हमने जी एच देखा था 1/s s+2, उसको आप 8 + 2s से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका नया जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है रूट लोकस ड्रॉ करेंगे। एंड फॉर दैट रूट लोकस यू विल ट्राई टू सी दैट कि डज दिस पॉइंट लाई ऑन द रूट लोकस और नॉट, यानी एस जो हमने रखा था ये -2 + j2 उस पर लाई करता है कि नहीं करता, ये चेक करना जरूरी है, ठीक है। इसके एग्जैक्टली नहीं लाएगा, लेकिन उसके करीब करीब होगा, उसके बिल्कुल करीब होगा, लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है ऊपर ना हो, पर करीब होगा उसके। थोड़ा बहुत एरर इसमें एक्सेप्टेबल है, ये मेथड इतना एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्सीमेट मेथड ही होते हैं जो वाले। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, विल सी दैट आफ्टर 2-3 मिनट्स ब्रेक, जरा 2 मिनट की मैं ब्रेक ले लूँ, फिर हम इसको मजीद देखते हैं। आई होप कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं इस सारे को। 2 मिनट की ब्रेक के बाद रिज्यूम करता हूँ।
ओके, तो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है। इसमें आपको जो है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है जी, के अपॉन एस प्लस वन और एस प्लस टू करके। और इसके बाद इसका जो है वो रूट लोकस और अनकॉमन सेडिशन वगैरह की कहानी में इसने बताया कि टाइम कांस्टेंट इसका इतना है वगैरह वगैरह, जो आपको रिक्वायर्ड है ना, रिक्वायरमेंट है कि पीआईडी, suppose that the design specification require the time constant of 0.25 second and no steady state error। टाइम कांस्टेंट एक तो आपको बताया, तो और फिर स्टेडी स्टेट एरर इसका जीरो होना चाहिए स्टेप इनपुट पे। The first is satisfied by the PD controller, second by the PI controller, hence the PID controller will be designed। तो स्टेडी स्टेट एरर पीआई से इम्प्रूव होता है और जो टाइम कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है वो ट्रांजिट वाली जो है वो पीडी कंट्रोलर से इम्प्रूव होती है। तो हमें पीआईडी कंट्रोलर की जरूरत पेश आएगी। तो टाइम कांस्टेंट बता दिया और द कांस्टेंट रिक्वायर्स द रियल पार्ट टू बी, जो है इसका आपको डोमिनेंट पोल सवाल में दिया हुआ है -4 के बराबर है S1, मतलब उसका रियल पार्ट जो है टाइम, ये जो टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है ना, दिस इस इसका रेसिप्रोकल जो है ये रियल पार्ट के बराबर होता है। यानी आपने टाइम कांस्टेंट को उल्टा कल्टी करना है, रेसिप्रोकल लेना है 1/0.25, तो आपके पास ये रियल पार्ट आ जाएगा। ठीक है, और माइनस इसलिए आएगा बिकॉज वी ऑलवेज हैव द पोल्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो रियल पार्ट तो डायरेक्टली आपके पास आ गया। इसके बाद ये चूज कहने का कह रहे हैं डिजाइनिंग में वी हैव टू चूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स, लेकिन आप ये समझ लें सवाल में आपको जीटा उन्होंने बताया हुआ कितना रख लो। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि आपको जीटा 0.0707 दिया हुआ है। इसकी बेसिस पे आप इसका वो बनाते हैं डोमिनेंट पोल यूजिंग द फार्मूला माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे बीटा ओमेगा एन। आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, इसकी ओमेगा एन निकालते हैं, फिर जीटा उसमें डालते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं? ये टाइम कांस्टेंट आपका है ना, 1/जीटा ओमेगा एन के इक्वल होता है। ठीक है, और ये 4 के बराबर है, जीटा आपके पास मौजूद है, तो ओमेगा एन तो यहीं से निकल आएगा सीधा सीधा। सिंपल फॉर्मूले दो तीन, चैप्टर नंबर जो 4 है ना पिछला, उसमें मैंने डिटेल में बताया, मैंने बीच में आपको बताया था। लेट मी टेक यू हेयर, जो बात मैं कह रहा हूँ मैं लिख के बता देता हूँ आपको। सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो डोमिनेंट पोल होता है ना, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे प्लस माइनस, तो उसका मिरर इमेज का चक्कर है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। बीटा ओमेगा एन, बीटा जो होता है और माइनस जीटा स्क्वायर के बराबर होता है अंडर डैम्प्ड सिस्टम के लिए। जीटा आपको दिया हुआ है 0.707, टाइम कांस्टेंट जो दिया है आपको 1/जीटा ओमेगा एन के इक्वल होता है। ठीक है, और 0.25 दिया हुआ है। यहाँ से सीधा सीधा आपका जो है ओमेगा एन निकल आएगा, क्योंकि जीटा भी है टॉ भी है तो ओमेगा एन निकल आएगा। इसको आप रखेंगे इसमें, तो आपके पास वो पोल आ जाएगा -4 प्लस माइनस जे 4 आ रहा था, पता नहीं कितना आ रहा था, अभी देख लेते हैं उसको। तो जीटा आपको गिवन था, टॉ गिवन था, वहां से ओमेगा एन निकाला, इस फॉर्मूले में डाला, आपके पास जो डोमिनेंट पोल आ गया सीधा सीधा। ये आ गया -4 प्लस J4। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालें वो आपका 4√2 आ जाता है, और एंगल निकाल लें इसका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल 135 आता है। इसका कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैग्नीट्यूड और एंगल निकाल दिए। इसी एस को जो है जीएच के अंदर डालें, जो ऊपर ट्रांसफर फंक्शन गिवन था सवाल के अंदर, ये वाला के अपॉन S+1 S+2, एस की जगह इसको डाल दें, इस नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसको सॉल्व करें, इसका मैग्नीट्यूड एंगल निकालें, यू विल गेट दी this thing angle and magnitude of this open loop transfer function at evaluated at S1। ये चीज आ गई आपके पास। अब आपने जो है ना K1 अज्यूम करना, KI अज्यूम करना है। ये अज्यूम इसलिए करते हैं, ये वैसे तो स्टडी स्टेट स्पेसिफिकेशन से निकल के आता है, लेकिन हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक अलग सवाल बन जाएगा। फॉर सिंपलिसिटी भी अज्यूम KI, छोटी वैल्यू और ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। KI 0.1 रखें, 0.01 रखें, 1 रखें, 0.5 0.8, इस पे रिस्पॉन्स चेक करते जाएं। तो ये ट्रायल एंड एरर एलिमेंट एस्पेक्ट भी आता है इसके अंदर। तो क्योंकि इक्वेशन दो हैं, पैरामीटर्स तीन है, केपी केडी की वैल्यूज निकालेंगे फॉर्मूले में डाल के, ऊपर दिया हुआ फॉर्मूला उसको आप देख सकते हैं, जस्ट हैव टू प्लग इन द वैल्यूज एंड यू गेट केपी केडी।
इसका कोई जो कंट्रोलर बन के आएगा, यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स, मतलब के आई की वैल्यू पर डिपेंड करते हुए। देन यू विल टेस्ट देम यूजिंग सम मैटलैब में सिमुलेट को, एंड फ्रॉम सिमुलेशन जो बेहतर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा, रिस्पॉन्स, ओवरशूट और एरर की व्हाटएवर, ग्राफ को देखते हुए पता चल जाएगा उसका। तो यूजिंग दैट यू विल से दैट दिस इज द फाइनल डिजाइन। तो केडी निकाल लिया, केपी निकाल लिया, के आई अज्यूम कर लिया, आपका कंट्रोलर बन गया। अब इसको जरा थोड़ा सा एग्जांपल जो सिमुलेशन वाली, इसको एक दफा देख लें। ये इन्होंने रिस्पॉन्स इसी इन वैल्यूज का निकाला है। ये ओवरशूट आ रहा है, फिर स्टेडी स्टेट एरर आ गया, आपको नजर आ रहा है कि स्टेडी स्टेट एरर भी आ रहा है इसमें। तो एक टेबल जनरेट किया है कि केपी की इतनी वैल्यूज हैं, के आई की इतनी, के डी की इतनी वैल्यूज हैं। अब ये जितना भी काम हो रहा है ना यहाँ पे, हम पीआई से कर रहे हैं, कंट्रोलर से कर रहे हैं, ये काम आपका न्यूरल नेटवर्क से जरिए से भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को जो सीपी दिया था उसमें इनकरेज करने की कोशिश की थी, बट यू पीपल डिड नॉट शो अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। थोड़ा बस जरूरत का काम अपना जो है फर्ज पूरा करने की बात तक किया। इसको एक चीज को एक्सप्लोर करें फर्दर, हाउ वी कैन यूज न्यूरल नेटवर्क्स इन द कंट्रोल सिस्टम्स। कंट्रोलर में आप पी आई के पी वगैरह की जो वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके बजाय अगर इफ यू ट्रेन अ न्यूरल नेटवर्क एंड दैट is used in place of a PID controller. So how good is that as compared to a PID controller? और उसका comparison कर लें, you can write a basic research paper on that. उसको किसी कॉन्फ्रेंस वगैरह में पब्लिश कर सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट फारिग टाइम में कर लें, इंटरेस्ट डेवलप करें। ये जो पेपर आप अगर लिख लेंगे तो ये आपके काम आएंगे एक्चुअली व्हेन यू विल अप्लाई फॉर हायर स्टडीज एडमिशन। तो ये पेपर आप शो कर सकते हैं, आपके ग्रेड से ज़्यादा आपके पेपर्स पब्लिश जो हैं वो मैटर करेंगे, आपको उसकी वो मिलेगी, मतलब इससे इसका फायदा होगा आपको। अच्छा, के आई की डिफरेंट वैल्यूज रखी हैं, 0.1, 1 और 10, और उस पर इन्होंने के पी और इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। और जो पोल था ना, इसका थर्ड पोल जो है, लोकेशन ऑफ थर्ड पोल, वो साथ में भी कैलकुलेट किया। एक मिनट। हाँ, ये जो है ना, द वैल्यूज ऑफ द एडिशनल इंटीग्रेटर गेन टू बी कंसिडर्ड आर 1, 10। In the last example, the design equations are solved for each value ki. The resulting PID gains are given in table so and so. The addition of the PID controller result in the third order system बन जाएगा। ठीक है। The location of the two closed loop poles are from the design. ये दो closed loop poles तो ये हो गए। The location of the third closed loop pole was calculated by the computer. It's also given in 7, 8, 8. इसके अंदर जो है टेबल में निकाली हुई हमने। The reason for the slow response for ki is equal to 0.1 for the example is so and so is seen from the location of the third pole. इसकी जो लोकेशन है ना थर्ड पोल की, ये लोकेशन, इसका रेसिप्रोकल जो होता है ना वो टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट जो है वो बताता है कितना फास्ट या कितना स्लो होगा। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मिसाल के तौर पे बड़ी आ जाती है आपके पास, ठीक है, या पोल की लोकेशन ओरिजिन के करीब है, तो सिस्टम स्लो होगा। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू छोटी आ जाती है तो सिस्टम फास्ट होगा, पोल अगर दूर है। तो देखें ये पोल यहाँ पे जो है ना ओरिजिन के करीब है, और जबकि के 10 आप रख रहे हैं तो ओरिजिन से दूर है। तो ये 0.003 है, तो इट्स अ स्लो, इट्स दिस पोल इज क्लोज टू द ओरिजिन, जबकि यहाँ पर जो है ये से दूर चला गया। तो कहाँ गया, द लोकेशन ऑफ द थर्ड, the location of the two poles from the design so and so, the location of the third pole is calculated. The reason for the slow response of ki for ki 0.1 of example is seen from the location of the third pole. Note that this pole has a time constant of over 300 seconds with इसका टाइम कांस्टेंट रेसिप्रोकल करके देखें ना, उल्टा करके देखें कितना आता है। विद ki जब 10 हो जाएगा, the time constant of the third pole has decreased to 3 seconds. For ki 0.1, the overshoot in the step response is approximately 3%. This overshoot increases to approximately 7% for ki10. तो नुकसान देखिए, फास्ट तो कर दिया आपने थर्ड पोल को, पर नुकसान ये किया कि इसकी ओवरशूट भी बढ़ गई है। ओवरशूट अनडिजायरेबल है, ओवरशूट 3% से 7% पे चली गई। लेकिन आप ये देखें ना कि 3 सेकंड इसका टाइम कांस्टेंट था, वहां से 3 सेकंड पे आ गया, तो ये भी तो फायदा हुआ है आपको। वी कैन then see from the effects of the gain in the integrated path of the PID compensator. हम इस तरीके से KI की डिफरेंट वैल्यूज को ना
ट्यून करके इसको एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन द ओवरशूट एंड द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये एक जो कोड वगैरह दिया हुआ है मैं आपको ये असाइन करता हूँ, इसको आप एक दफ़ा ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो कोड किताब में दिया हुआ है ना उसको एक दफ़ा आप कोशिश कर लें, प्रैक्टिस कर लें, चाहे इसको एक दफ़ा देख लें करके, नॉट टेक मच टाइम, लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे होती है। और जारी बात है इसमें एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए टू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, डिजाइनिंग करेंगे तब जाके सही तरीके से डिजाइन करने के काबिल होंगे इसको। तो पीआईडी कंट्रोलर डिजाइन करने का मैंने एक तरीका भी आपको सिखा दिया। ये आपको वीडियो मिल जाएगी, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, एंड यू कैन रेफर इट टू इवन आफ्टर द कोर्स। और ये किताब आपके पास मौजूद है, यू कैन गो थ्रू दिस बुक एंड दिस बुक विल आल्सो बी हेल्पफुल फॉर यू। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आप लोगों के माइक ऑन कर देता हूँ। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। क्वेश्चन पूछ लें, 5 मिनट हैं फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। अच्छा जी, एक और बात ये है कि हमने पीआईडी कंट्रोलर, लीड, लैग कॉम्पनसेटर वगैरह देख लिया है, समझने की कोशिश की है इसमें। और मैंने आपको रूट लोकस का करा दिया है, राउथ हर्विट्स भी बीच में हमने किया है। राउथ हर्विट्स एक दफ़ा मैं क्विकली गो थ्रू करा देता हूँ आपको इसमें से। राउथ हर्विट्स का मेथड इसलिए यूजफुल है कि कंट्रोलर डिजाइनिंग कम के प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की जो रेंज और स्टेबिलिटी है वो उसमें से पता चल जाती है। अच्छा जी, राउथ हर्विट्स की तरह बात कर लेते हैं। सबसे पहले राउथ हर्विट्स में नोट ये करें भाई कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये मत कीजिएगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जीएच में से इसको इस्तेमाल बनाना शुरू को यूज करने लग जाए। जीएच की मदद से बन सकता है, आप के प्लस 1 अपॉन जीएच कर देते हैं, सॉरी के प्लस जीएच कर देते हैं, इसको के प्लस जीएच इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। जीएच जो आपको दिया हुआ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसको उसमें के जमा करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं तो सो हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ना, इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई हो ना, मैं आपको उसमें से बताता हूँ। इधर देखें जरा इसको। एक मिनट। अ, एक के है आपके पास, जी है, एच सेंसर है। ठीक है, थोड़ा सा ये इधर हो गया, इसको मैं जरा सही कर लूँ। नेगेटिव फीडबैक है, ये आपकी इनपुट है, ये आउटपुट है। ये जो के है इसको एक दफा फिक्स कर देते हैं डिजाइनिंग के बाद, चेंज नहीं करते इसको। लेकिन इसको अगर आप वेरी करें तो रूट लोकस बनेगा। अब इसका जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो आपके पास होगा के जी अपॉन 1 प्लस के जी एच।
C/R जो है, ये जो है ना, ये करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और इसको जब आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो इसको हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। तो राउथ हर्विट्स में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको अगर मैं GH बता देता हूँ, ओपन लूप फंक्शन जो भी है वो जिस तरह का भी है, तो इसके आपने इसको उठा के राउथ हर्विट्स नहीं बनाना शुरू कर देनी, बल्कि 1 + KGH करेंगे आप उसको, जो भी आपके पास ये है इस तरह का। सपोज GH आपका जो है इस तरह का होता, 1/S+1, बहुत ही सिंपल सा। तो आप ये कहते हैं जी K/1 + K/S+1 होता इक्वल्स टू 0, S+1 + K आ जाता है इक्वल टू 0। इसकी फिर राउथ अरे बनती है आगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ना, उससे आप राउथ अरे बनाते हैं, और इसमें कोई पैरामीटर जो है ना वो आपका। और दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि के आपके पास वेरिएबल की शक्ल में हो, कैन बी ए कांस्टेंट। राउथ हर्विट्स में जरूरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि के आपका वेरिएबल हो, तो रूट लोकस की जरूरत होती है। के की कोई भी वैल्यू हो तब भी आप इसका जो है ना राउथ हर्विट्स बना सकते हैं। इफ के इज गिवन एज के वेरिएबल, तो उसमें सूरत में भी बना सकते हैं, के की फॉर्म टर्म्स में आ जाएगी। तो एनीवेज ये आपके पास ये है ना एरे दी हुई है पूरी बगैर के ये सॉरी जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है इसका बगैर के दिया हुआ है। आपने सिंपली इसको उठाना है, इसको इधर अपने एडजस्ट करके ना इसके ऊपर राउथ एरे के अंदर डाल के इसकी राउथ एरे बना लेनी है इस तरीके से। अब जैसे ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, S³ है, तो इसका कोफिशिएंट 1 यहाँ पे आ जाएगा, इसका S² का 1 इधर आ जाएगा, S का 2 इधर आ जाएगा, और 8 इधर आ जाएगा। इसको आपने आगे फर्दर सॉल्व करना है। ये -6 कैसे निकला, -1/1, इसके ऊपर जो है 1 मौजूद है वो आपने लिखा, फिर ये 1 1 आ गया यहाँ पे, फिर 2 8 अगले कॉलम में आ गया, इसको आपने सॉल्व किया, -6 निकला है। फिर C1 इसके बराबर में जो है 0, B2 इसके बराबर में 0 आएगा, क्योंकि वी हैव बाय डिफॉल्ट 0 से 2 के आगे भी 0, 8 के आगे भी 0 है, वो फाइंड करना नहीं जरूरत। C2 जो C1 कैसे निकलेगा, C1 निकल आएगा -1/-6। ठीक है, सी इसके ऊपर वाला जो होता है वो इधर आता है, -6 आया, 1 और -6 आ गया, फिर अगले कॉलम में 8 और 0 आ गया, फिर आपने इसको सॉल्व किया, अगस्त 8 निकल आया। अब ये अगस्त 8 जो निकल आया है ना, ये क्या कहते हैं, पूरा कंप्लीट हो गया है। बट इफ यू मूव फ्रॉम 1 to 1 डाउनवर्ड्स, इधर से इधर ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, तो यू सी 2 साइन चेंजेस, 1 से -6, -6 से 8, दो साइन चेंज होंगे इसमें। जब दो साइन चेंज होंगे तो इसका मतलब है दो पोल्स लेफ्ट साइड पे हैं, अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, अच्छा अब ये एक केस हो गया था आपका। दूसरे केस में क्या होता है कि आपके पास पहले जगह पे 0 आ जाए, फिर हम क्या करते हैं, तो हम फर्दर आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि डिवाइडेड बाय 0 का मसला आ जाएगा। एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं, सॉल्व करते चले जाते हैं इसको। और ये केस 2 हमेशा अनस्टेबल होता है, सिर्फ आप नंबर ऑफ पोल्स की तादाद निकालते हैं, कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको सॉल्व करते चले जाते हैं। एप्सिलॉन को छोटा सा नंबर डालेंगे 0.1, तो उस पर इसको देखेंगे कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं, माइनस डालेंगे तो उससे भी ये इट विल ऑलवेज हैव साइन चेंज, बट कितने होते हैं ये हम देख रहे होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। देखो केस 2 हो गया, केस 3 में वी गेट अ कंप्लीट रो ऑफ 0। इसमें कंप्लीट रो ऑफ 0 आ जाती है, देखें कंप्लीट रो ऑफ 0 आ गई। इससे ऊपर वाली जो आपके पास रो है, इससे हम ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल बनाएंगे, इस केस में वो S² + 1 है। तो अच्छा, अब ये एक और एग्जांपल दी हुई है, इसमें ये कंप्लीट रो ऑफ 0 आ रही है, इसके ऊपर वाली S² + 2 आ जाएगा। S² + 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, उससे आप इस वाली 0 वाली रो को कंप्लीट कर देंगे। S² + 2 है ना, इसी को जब आप 0 से इक्वेट करके सॉल्व कर लेते हैं S के लिए, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाती है, वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पे j एक्सिस को लोकस कट करता है। ये चीज हमने आज के इस सवाल में शुरू में भी देखी थी। अच्छा, इसको रो ऑफ 0 बना के फिर आगे फर्दर कैसे कंप्लीट सॉल्व किया जाए, ये जितनी भी एग्जांपल 6.4 में दिखा रहा हूँ उनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा भाई, दे आर इंपॉर्टेंट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और उसके बाद वो एक ऑर्डर पॉलिनोमियल की डिग्री ना कम हो जाती है, उससे जो है इस वाली रो को, उसके कोफिशिएंट्स को इस वाली रो में लिख लेते हैं, और इससे फिर जो है आपकी ये कंप्लीट करते चले जाते हैं राउथ थ्योरी को। और उससे पता चल जाता है, ये फायदा ये होता है कि अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो साइन चेंज नजर आ जाएगा आपको, अगर वो अनस्टेबल नहीं है तो साइन चेंज नजर नहीं आएगा, पर वो स्टेबल भी नहीं होगा, बिकॉज जो 0 जो आपके पास आई है ना कंप्लीट रो, वो ये कह रही है कि पोल्स आपके JMA एक्सिस के ऊपर हैं। साइन चेंज मजीद इसको इंडोर्स कर देगा कि यार ये अनस्टेबल भी है।
लेकिन स्टेबल की तो वो मतलब बात खत्म हो गई ना। जब जैसे ही रो कंप्लीट जीरो वाली आई तो सिस्टम इज नॉट स्टेबल, इट विल बी आइदर मार्जिनली स्टेबल और स्टेबल। स्टेबिलिटी की कहानी खत्म हो गई जैसे ही कंप्लीट रो ऑफ जीरो आई। तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो अनस्टेबल है या सिर्फ मार्जिनली स्टेबल है। अगर साइन चेंज आ जाएगा कंप्लीट करने के बाद, डिफरेंशिएट किया फिर कंप्लीट कर लिया, तो अगर साइन चेंज आ गया तो अनस्टेबल भी है, मार्जिनली स्टेबल के साथ अनस्टेबल भी है, तो जाहिर बात है अनस्टेबल है। और अगर अनस्टेबल नहीं है, साइन चेंज नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट मार्जिनली स्टेबल तो है, स्टेबल नहीं है मार्जिनली स्टेबल है। ठीक है, यानी पोल्स इसके ज्योमेट्रिक एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इसके इन एग्जांपल्स को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है यहाँ पे मैं फिर इसको वाइंड अप करता हूँ, और फिर आप लोगों की अटेंडेंस भी लेनी है, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, बट क्लास एंड नहीं होगी आपकी। अभी अगले 5-6 मिनट तक अटेंडेंस चलेगी। ठीक है, तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।